Now we will start some theoretical question from which you are clearing your doubts. Theoretical problem आपकी सारी complete हो जाएंगी. जो भी छोटे छोटे आपके theory से related problem है वो आपके clear हो जाएंगे. So when you lift a box from the floor and put it on an almirah, the potential energy of the box increases, but there is no change in its kinetic energy. Is it a violation of conservation of energy? तो जब भी मैंने आपको पहले ही एक पोटेंशियल एनर्जी में ये चीज बताई है कि जब भी किसी बॉडी का कंफिग्रेशन चेंज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट हो जाती है. सो व्हेन यू लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम अ फ्लोर, जब आप फ्लोर से एक बॉक्स उठाते हैं और अलमीरा की एच हाइट पर उसे ऊपर जाकर रखते हैं तो उसमें कंसिस्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसके मास और उसकी हाइट और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ mgh, राइट. सपोज दिस इज योर एल्मीरा एंड दिस इज योर बॉक्स और आपने h हाइट पे इसे उठाकर यहाँ पे रख दिया तो ये यहाँ पे mgh के बराबर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगी, स्टोर करेगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी. तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि जब यस इट अ वायलेशन ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है या नहीं. तो आपको सीधी सीधी आपको ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है या फिर आपको इसको डिस्क्राइब करना है कि जब आप एक बॉक्स को एच हाइट के अलमीरा पे ऊपर उठा के रखते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है. इस तरह से व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम फ्लोर and put it on an almirah, the applying force work against कंजर्वेटिव, यानी कि उस टाइम पे उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वही उसका कंजर्वेटिव फोर्स है. तो जो अप्लाइंग फोर्स है जब उस बॉक्स को उठाया जा रहा है तो वो अप्लाइंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोज कर रहा है, अगेंस्ट हो रहा है उसके. ठीक है, तो हम लोग W कंजर्वेटिव क्या पढ़ते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब ये क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, तो फोर्स क्या है, जी मास, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एस, एस कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, एच हाइट पे कवर किया, mgh cos थीटा. तो ये जो इसका वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही इसका वर्क डन है. और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर जो भी काम होता है, जो भी वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. ठीक है, अब जो थीटा है वो क्या है आपका, 0 डिग्री है, राइट, क्योंकि वो स्ट्रेट उसको जाके ऊपर रख रहा है तो थीटा 0 होगा. तो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh. तो ये आपको एज इट इज mgh पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल मिल रहा है. इट मींस W conservative will be equal to change in potential energy. This is your answer. Second question पढ़ते हैं. A particle is released from the top of an incline of height h. Does the kinetic energy of the particle at the bottom of the incline depend on the angle of incline? Do you need any more information to answer this question in yes or no? कोई भी पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन से जब गिरता है या इंक्लाइन प्लेन से टॉप टू बॉटम आता है तो इंक्लाइन प्लेन में जो बॉक्स है उस इंक्लाइन एंगल पर डिपेंड जरूर करता है उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन बनती है टॉप टू बॉटम से. ठीक है, इट मींस इंक्लाइन एंगल मैटर करता है. कैसे करता है ये देख लेते हैं. ओके, तो सपोज यू हैव अ इंक्लाइन एंगल लाइक दिस और ये आपका इंक्लाइन एंगल थीटा है. यहाँ पे टॉप पे एक बॉटम है और ये अपना वेट mg डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा है. सो ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थीटा यहाँ बनेगा, ये होगा mg cos थीटा. और ये डाउनवर्ड एक फोर्स एक्सर्ट होगा बॉडी पे जो इंक्लाइन प्लेन में
बॉडी को डाउनवर्ड लाने के लिए एफर्ट कर रहा है, वो है आपका mg साइन थीटा। साइन थीटा बेसिकली क्या पढ़ते हैं, सपोज दिस इज योर L, दिस इज योर H, सो साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है H और हाइपोटेन्यूस क्या है L, तो H विल बी इज इक्वल टू L साइन थीटा। अब आते हैं फोर्स पे, फोर्स क्या है mg cos थीटा, अच्छा सॉरी, फोर्स क्या है mg sin थीटा, जो इंक्लाइन प्लेन में बॉक्स को नीचे लाने के लिए, बॉटम पे लाने के लिए एफर्ट कर रहा है, कौन सा है वो mg sin थीटा, sin थीटा। अब यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू, ओके, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, बॉक्स कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, L डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, सो S विल बी इज इक्वल टू L। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। तो बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू, या वर्क डन हमें पढ़ना है, तो हम वर्क डन देखें कि इस फोर्स के थ्रू बॉडी पे या उस बॉक्स पे टॉप से बॉटम आने में कितना वर्क डन हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है L है आपका, F L cos F L, F L L वेक्टर ना, तो फोर्स क्या है आपका, फोर्स है आपका mg साइन थीटा, तो फोर्स की जगह मैंने क्या रखा mg साइन थीटा इंटू L। अब H इज इक्वल टू L साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा जो है आपका, वहां पे क्या रख सकते हैं हम H बाई L, mg H बाई L इंटू L, कैंसिल आउट, इट विल बी mg H। तो वर्क डन कितना आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आया आपका। तो ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, जिसके अंदर ही ये बॉक्स इंक्लाइन प्लेन में टॉप टू बॉटम आ रहा है, और एक जो पार्टिकल है रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ हाइट h, does it kinetic energy of the particle at the bottom of the incline depend on the angle of incline, yes it depend on the, no this is not depend on the incline। इसके आगे मैं आपको एक और चीज प्रूव करती हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंक्लाइन एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। अब इस पे वर्क डन जो हुआ वो mgh के बराबर हुआ, वही इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। सो फ्रॉम, क्योंकि ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट है, तो हम उसी से सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, अब ये आपको देखना है। पहले तो आपको लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, पर एक और लग रहा है वो है नॉर्मल फोर्स, जो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, और इज इक्वल टू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से फाइनल का डिफरेंस। सो डब्ल्यू जी, ये आपका जी, डब्ल्यू जी ही आया है, तो ये कितना हुआ mgh, और नॉर्मल के थ्रू कितना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ नॉर्मल में फोर्स कितना ले, नॉर्मल ही एक फोर्स की तरह यहाँ पे काम कर रहा है बॉडी पे, जो कि परपेंडिकुलर होता है, तो इसका F, सॉरी, जो नॉर्मल है वो क्या है, परपेंडिकुलर कंडीशन में लगता है ना, और नॉर्मल इज अ फोर्स, तो ड्यू टू नॉर्मल व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक, F S cos 90 डिग्री, F S cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होगा 0, F कितना है ये नॉर्मल, तो ये हो जाएगा N डॉट S, नॉर्मल इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, N डॉट S इंटू cos 90 डिग्री, it will be 0 is equal to काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको सॉल्व करते हैं, तो mgh इज, ये तो 0 हो गया पूरा फॉर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है, वहां पे कोई भी वेलोसिटी कवर करके पार्टिकल नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी 0, और फाइनल कितनी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया आपका,
तो V will be is equal to under root 2GH. So there is no mass. मास है नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी का जो वेलोसिटी आता है, या काइनेटिक एनर्जी में क्या आती है वेलोसिटी, मतलब अगर पार्टिकल वेलोसिटी से नहीं चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं होगी पार्टिकल में. तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट 2GH के बराबर है, तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये है कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंक्लाइन. अब यहाँ पे मास नहीं है, चलिए ठीक है, वो तो चलिए एक अलग बात है. पर हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि कभी कभी मास से भी पूछ लेता है रिलेटेड. अभी पूछ रहा था कि क्या एंगल ऑफ इंक्लाइन पे डिपेंडेंट है या नहीं है. तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो आपकी कितनी हो जाएगी, mgh. ये काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर हो रही है और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH है. तो इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए ये एंगल ऑफ इंक्लाइन पे डिपेंड नहीं करता है. कहीं पे भी थीटा से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है. दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंक्लाइन एंगल. ओके, ये था आपका फिगर और ये आपकी थी सॉल्यूशन. इसी सॉल्यूशन के बिहाफ में हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइन होता है वो डिपेंड नहीं करता है, या काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करती है. वहां पे भी कॉस थीटा या तो 0 या तो 90 हो जा रहा है. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी mgh के फॉर्म में ही बॉडी पे स्टोर होगी और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH के फॉर्म में मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, can the work by a kinetic friction on an object be positive और नेगेटिव और जीरो. मतलब ये कह रहा है कि जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन के थ्रू जो वर्क डन होगा वो ऑब्जेक्ट का क्या पॉजिटिव हो सकता है और क्या जीरो होगा, ये आपको पूछ रहा है. ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करके ही पता चलेगा कि इसका क्या आंसर होगा. ये थर्ड क्वेश्चन इज, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो कोई भी ब्लॉक है. अब हमें वो सिचुएशन लेनी है जहां पे ये पॉजिटिव आंसर दे दे. सपोज m मास का ब्लॉक है, F फोर्स इस फॉर्म में लग रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन आपको इस फॉर्म में देगा. फ्रिक्शन आपका क्या होगा, अब इस पूरे ब्लॉक पे आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन बाय अप्लाइंग F फोर्स. ओके, इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का. फ्रिक्शन के और अप्लाइंग फोर्स के दोनों ही हॉरिजॉन्टल मोशन में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर अपोजिट इस बॉडी पे अपोजिट फोर्स जो फ्रिक्शन है रिलेटिव मोशन का जो अपोज कर रहा है उसके थ्रू कितना वर्क डन होगा, तो उसी के थ्रू अप्लाइंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज होगा. और एफ एस, ये आगे की डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, जो अप्लाई हो रहा है फोर्स उसी के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1. डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए आप कि ऐसे है कि एफ एस ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वर्क डन कितना है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कंसिस्ट करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन को.
जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, जो भी यहाँ पे कोफिशियंट लग रहा है, यहाँ म्यू के लग रहा है ना, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो स्टैटिक कोफिशियंट यूज होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के थ्रू, ये फ्रिक्शन जो है कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन के थ्रू कितना वर्क डन हुआ, माइनस एफ एस मिला हमें। कितना मिला, माइनस एफ एस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन, एक सेकेंड, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली म्यू के लिखा हुआ है मैंने। काइनेटिक फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी हम फ्रिक्शन ही यूज करेंगे। तो एफ एस 180 डिग्री बना रहा है अप्लाइंग फोर्स से, इट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ कंफ्यूज नहीं होते हैं, स्टैटिक नहीं है, काइनेटिक है। एफ एस आपको इस वर्क डन का मैग्नीट्यूड मिला हुआ है एक तरह से, माइनस एफ एस, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। so work done by kinetic friction is negative, force is negative। अगर फोर्स नेगेटिव है तो वर्क डन भी कितना होगा, कितना होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव ना दे के क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। अब मैं और केसेस ले सकती हूँ, कितनी प्रोबेबिलिटीज बनती है, कितने टाइप के एंगल को अगर हम हर तरह के एंगल पे देखें तो क्या क्या सिचुएशन बनती है, क्या यही सिचुएशन बनती है, हर सिचुएशन में ये नेगेटिव ही वर्क डन देगा, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। अगर मैं केस सेकेंड में सपोज ये ए बी ब्लॉक है और इसके ऊपर ए ब्लॉक है और यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है बी पे, तो जो बी ब्लॉक है इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो जो बी ब्लॉक है इस पर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है ना, तो ये इसको पीछे की साइड जाते हुए दिखेगा। तो जब ये पीछे की साइड ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को जाते हुए दिखेगा तो ये इस पे आगे की साइड एक फोर्स लगाएगा, दिस इज योर फ्रिक्शन ड्यू टू बी ब्लॉक। और ये इसको आगे जाते हुए देखेगा तो इस पर ये पीछे की तरफ लगाएगा, फ्रिक्शन ड्यू टू ए ब्लॉक। ओके, अब अगर इस कंडीशन में है तो आफ्टर सम टाइम बॉक्स ए विल फॉल इन बैकवर्ड। क्या होगा, ये पीछे साइड गिर जाएगा कुछ देर बाद जब फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई हो रहा होगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्यों, काइनेटिक फ्रिक्शन भी इसी तरफ लगेगा इस पे, है ना, क्योंकि ये पीछे की साइड हो रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन, राइट, इन दोनों के बीच। तो ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन और इस ब्लॉक का मोशन दोनों ही क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। और जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होता है तो ये हमेशा कितना देता है वर्क डन, काइनेटिक फ्रिक्शन इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में जब ब्लॉक पीछे की साइड गिर जाएगा और इस फ्रिक्शन का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं होगा, केवल बी पे जो फोर्स लग रहा है उसके थ्रू ये ए ब्लॉक जब पीछे गिरेगा तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन और बॉडी का मोशन दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे। और अगर दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है। और जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है और वो भी एक फोर्स है। इस वजह से आपका जो वर्क डन मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम बॉक्स ए
will fall in backward direction here. जो आपका यहाँ पे फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो क्या होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे. बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी पॉजिटिव. ओके, तो ये रहा आपका आंसर. देखिए थोड़ा कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, पर इसको अच्छे से समझ के करेंगे तो आपको समझ आएगा. अब अभी तक पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव मिल गया. अब हम ये देखते हैं कि इस पे जो हमारा ये केस सेकेंड था, केस थर्ड था, उसमें क्या हमें जीरो मिलेगा. जो भी वर्क डन है बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन वो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो वही पूछ रहा है. पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव मिल गया, अभी क्या जीरो मिल सकता है. तो केस सेकेंड में हम ऐसी कंडीशन अराइव करेंगे, क्रिएट करेंगे कि हम देखते हैं हमें जीरो वर्क डन मिलता है या नहीं मिलता है. तो ये तभी हो सकता है जब किसी हॉरिजॉन्टल बेस पे प्लेस बॉक्स पर कोई जब फोर्स लग रहा हो तो वो उसके फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जो उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसके थ्रू ये बैलेंस हो रहा हो. और यहाँ पे इफ देयर इज नो मोशन, अगर दोनों एक दूसरे की मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर देंगे विद ऑपोजिट डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो. तो तीनों चीजें हमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन के थ्रू किसी ब्लॉक पे हमें मिल सकता है. किसी ब्लॉक के थ्रू काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसके थ्रू जो वर्क डन है वो हमें जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव मिल सकता है. ठीक है, अब ये मैटर करता है कि आप कौन सी कंडीशन अराइव कर रहे हो. आप सिचुएशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वर्क डन नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा और जीरो भी मिलेगा. ओके, तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो. ये था आपका केस थर्ड. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 है, कैन स्टैटिक फ्रिक्शन डू नॉन जीरो वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब ऐसी हमको अरेंजमेंट करनी है कि कोई स्टैटिक फ्रिक्शन किसी बॉडी पर किस कंडीशन में लगे ताकि वो मुझे नॉन जीरो दे सके. देखिए आंसर को प्रूव करने के लिए अगर कोई कंडीशन बन रही है तो आपको वही कंडीशन बनानी भी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमारे पास एक ही कंडीशन नहीं होती है. फ्रिक्शन की कई सारी कंडीशन है जो ब्लॉक पे कई कई फॉर्म में लगती है. तो हमें उन सारी कंडीशन में कोई एक ऐसी कंडीशन देखनी है जहां पे हमें जो वर्क डन है स्टैटिक फ्रिक्शन के थ्रू अगर वो नॉन जीरो मिलता है तो इट मींस दैट विल बी पॉसिबल. और हमें पॉसिबिलिटी को देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है इस आंसर को सही करने की. ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, डू नॉन जीरो वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ यस गिव एन एग्जांपल, इफ नो गिव एन रीजन. तो सबसे पहले मैं एक ऐसी सेम कंडीशन ले लेती हूँ. यू हैव अ टू बॉक्स. इसी सर्कमस्टेंसेस पे अगर हम ब्लॉक को रखते हैं तो मे बी हम इस पॉसिबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं. ए और जो बी है आपका, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स बी पर लग रहा है तो आपका सेम वही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा. राइट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी. अगर बी पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ तो ए को
बी को ए पीछे साइड जाते हुए दिखेगा और ये इस पर आगे की साइड, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है तो आगे की साइड फ्रिक्शन लगाएगा ड्यू टू बी ब्लॉक, और इसको ये आगे की साइड जाते हुए दिखेगा तो ये इस पर पीछे की साइड फ्रिक्शन लगाएगा ड्यू टू ए ब्लॉक। इतना समझ में आ रहा है? अब आगे वर्क डन बाय स्टैटिक वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के थ्रू जो वर्क डन है वो कितना हो गया, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन जीरो मिलेगा। कैसे? क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, और दोनों ही फ्रिक्शन के थ्रू क्या हो रहे हैं, दोनों बैलेंस हो रहे हैं। अब जब ये बैलेंस हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड हो जाएगा तो थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो होने से कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें, so it will not be equal to zero. So work done by static friction obviously positive मिलेगा हमको। तो आंसर होगा yes, और एग्जाम्पल हमने दे दिया। आंसर क्या होगा इसका? yes. ओके, देख लीजिए, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, और एग्जाम्पल को हमने डिराइव कर दिया कि कैसे, एक कोई एग्जाम्पल लेके। ठीक है, पॉसिबिलिटी देखनी है, ना होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, बट अगर 1% भी होने की पॉसिबिलिटी है तो हमें वही लेकर चलना है, हमें वही लेकर प्रूव करना है। योर फिफ्थ क्वेश्चन इज, कैन नॉर्मल फोर्स डू अ नॉन जीरो वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट? इफ यस गिव एन एग्जाम्पल, इफ नो गिव अ रीजन। ओके, अब हम नॉर्मल फोर्स के लिए देखते हैं। तो सेम कंडीशन अगर हम ले लें कि हॉरिजॉन्टल बेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, और एक ब्लॉक पे अगर हम एफ आगे की साइड लगाएंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस के थ्रू ब्लॉक पे क्या होगा, एन एक्सर्ट होगा, और ये कितना दे रहा है, 90 डिग्री दे रहा है। सीधा सीधा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा किस कंडीशन में, भाई नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो एफ एस कॉस 90, ओ ये जीरो, यानी कि वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑलवेज बी जीरो, बिकॉज इट मेकिंग द फ्रॉम द सरफेस 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जीरो आएगा नॉर्मल के थ्रू। तो ये हो गया। अब मैं एक और केस देख लेती हूँ, मैंने कहा था ना अगर पॉसिबिलिटी 1% की भी है तो हम उसे एक बार शो जरूर करेंगे। अगर केस सेकेंड में सपोज एक ब्लॉक है एम, और ये एम जी डाउनवर्ड कर रहा है, ये पूरा सिस्टम ले लेती हूँ मैं, ये जो ब्लॉक एक सिस्टम के अंदर है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है, एम जी लग रहा है तो बेस बीस पे नॉर्मल लगा रहा है, ये इसकी कंडीशन हो गई। इसमें देख लेते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है, कॉस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा, और फोर्स भी किधर लग रहा है, इधर, इन दोनों के बीच थीटा कितना है, जीरो। मैंने इस पे नॉर्मल से फोर्स लगाया था परपेंडिकुलर में, बट अगर ये भी तो हो सकता है ना कि एक सिस्टम के अंदर है और फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो ये जो आएगा ये होगा 0 डिग्री, यहाँ पे डब्ल्यू एन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सो देर इज एनी प्रोबेबिलिटी, यस देर इज एनी प्रोबेबिलिटी to the work done by the normal may be non-zero, then it will be positive, और अगर ये पॉजिटिव है तो उसके बाद हमारी जो सिचुएशन है वो प्रूव होती है। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं ड्यू टू नॉर्मल लिफ्ट एक्सिलरेटेड
अपवर्ड, अगर एक सिस्टम लेके चले और उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड लेकर चले तो वो ब्लॉक भी क्या जाएगा, उसका भी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ही होगा। इस कंडीशन में वर्क डन बाय नॉर्मल नॉन जीरो आएगा और ये होगा आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी केस फर्स्ट में तो नहीं थी, बट केस सेकंड में प्रोबेबिलिटी बन रही है अगर हम एक सिस्टम लेके चलते हैं। तो ये बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिए, इनमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, लेकिन हाँ आपको अपना दिमाग यूज करना है। अगर कोई 1% की प्रोबेबिलिटी है कंडीशन को प्रूव करने की तो आप उसे अप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है मैं इसे रेस कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बी इंक्रीज विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। देख लेते हैं हर एक चीज को हम प्रूव करके ही, इसको इवेल्युएट करके ही प्रूव करेंगे, कंडीशन अराइव करेंगे। अगर ये ब्लॉक है और ये m है, ठीक है, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है हाफ m v स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, वो जब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुंचेगी और सपोज कि मैंने F फोर्स लगा दिया तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी, सपोज करिए, तो क्या हो जाएगी, लेस देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m v 10 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट लिए मैंने, क्या लिए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस कंडीशन में तो भाई क्या है कि फोर्स की जरूरत पड़ रही है, इंडिविजुअल ब्लॉक में अपनी अपनी वेलोसिटीज चलेंगे, इनिशियल और फाइनल में डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। अब हम केस सेकंड ले लेते हैं सपोज एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर दो ब्लॉक रखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो जब भी दो ब्लॉक थोड़ा कम रेडियस की डिस्टेंस पे होते हैं, इतनी कि वो एक दूसरे पर अपने इफेक्ट या अपनी फील्ड को इफेक्ट, अपनी फील्ड का इफेक्ट डाल सके, तो ये एक कहा जा सकता है कि बोथ ब्लॉक सेल्फ जनरेटेड अट्रैक्शन। अगर सिस्टम में कोई एक्टिविटी नहीं भी होगी तब भी वो दोनों ब्लॉक अगर एक दूसरे से बहुत ही कम रेडियस पे की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग या ड्यू टू देयर प्रेजेंस दे आर attract to each other, they are feel a attraction force generated, attraction force due to both block। ठीक है, ड्यू टू बोथ ब्लॉक नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ ब्लॉक इन शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर दोनों रखे होते हैं ना। ठीक है, नाउ अब हम सिस्टम को रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर हम सिस्टम को रिलीज कर देते हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, दिस इज योर m1, दिस इज योर m2। अब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर क्या डाल रहे हैं, एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स दे रहे हैं। इसको हम म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में दोनों की अगर प्रेजेंस है तो वो एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालेंगे। तो इनिशियली बोथ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। अब इनिशियली जब हम रिलीज कर रहे हैं उसके पहले क्या है, इनिशियली बोथ या बोथ ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। तो काइनेटिक अगर रेस्ट पे है तो देयर इज नो वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात हो रही है तो जीरो हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी आफ्टर रिलीजिंग the boxes kinetic energy increases as both boxes move towards each of other। जब सिस्टम रिलीज होगा तो ये अपनी प्लेस को क्या करेंगे, अपनी प्लेस पे कुछ इस तरह से होगा कि जो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो आफ्टर रिलीजिंग द बॉक्सेस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी एज बोथ बॉक्सेस ड्यू टू बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। बट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बट then both boxes due to mutual force of attraction will attract to each other without applying any एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी सिस्टम पे। ओके, और जब हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो सही होगा। कैन नॉट सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इंक्रीज विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियसली अगर एक सिस्टम में दो ब्लॉक है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम इसे रिलीज करते जाएंगे विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। वी कैन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन विच प्रेजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स। या जो भी ब्लॉक्स की काउंटिंग होगी वो मैटर नहीं करती है क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पर डालते हैं। तो ये आपकी हो गई कंडीशन। इस कंडीशन के थ्रू इस केस को प्रूव किया जा सकता है। अगर हम इंडिविजुअल लेंगे तब पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये पॉसिबल है। ओके ये 7th क्वेश्चन इज वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। कह रहा है कि क्या वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं ऐसा है या नहीं है। Suppose you have a block in horizontal surface like this. M block exerted on the surface mg and surface exerted in perpendicular normal. Suppose in this direction F external force applied. So ये एक inertial frame है। अब अगर ये एक inertial frame है तो हम क्या करें, इस बॉडी में क्या होगा, वेलोसिटी कुछ होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसमें वेलोसिटी होगी तो क्या कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे जितने भी फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, वर्क डन उनका। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय उसके वेट के अकॉर्डिंग जो वर्क डन हो रहा है, राइट, जितने उसका वेट भी उस पर फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स है ब्लॉक का, नॉर्मल के थ्रू उस पर फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया जा रहा है, क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया इनर्शियल फ्रेम के लिए। किसके लिए, इनर्शियल फ्रेम के लिए। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, in non-inertial frame Newton's law of motion does not valid. क्यों, in non-inertial frame Newton's law of motion is not valid. क्योंकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक्सिलरेटिंग बॉडी है, वही उसका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हमारे लिए कांस्टेंट एक्सिलरेशन होना जरूरी है, तभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट वैलिड। so for doing वैलिड या उसको वैलिड बनाने के लिए वी नीड एक्सटर्नल स्यूडो फोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, स्यूडो फोर्स लगता है। ये भी फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ये जस्ट पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगता है। तो फॉर डूइंग वैलिड वी नीड स्यूडो फोर्स। अब अगर स्यूडो फोर्स लगता है तो क्या कंडीशन अराइव होगी, ये रहा आपका ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेस पे, ये लग रहा था एफ एक्सटर्नल। अगर एफ एक्सटर्नल ऐसे लग रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं पूरा सिस्टम मान लेती हूँ। एंड ऊपर की साइड डाउनवर्ड आपका एमजी। अब स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो दिस इज योर स्यूडो फोर्स। और अगर ये स्यूडो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक्सटर्नल W वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg एंड वर्क डन बाय ठीक है। और अब क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा वर्क डन, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया जिसके थ्रू वर्क डन निकालते हैं, स्यूडो फोर्स। तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, कैसे कर सकते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों की सर्कमस्टेंसेस मैंने आपको बताई। नॉन इनर्शियल में स्यूडो आ जाएगा, इनर्शियल में स्यूडो नहीं आएगा। इनर्शियल मीन्स है आपका कि वो नॉन मतलब एक एक्सिलरेटिंग फ्रेम नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सिलरेटिंग फ्रेम है आपका। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, बट मेक श्योर दैट you have to consider pseudo force। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं आपको एक एक चीज इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल में डिफरेंसेस क्या है। इनर्शियल में कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, सारे एक्सटर्नल नॉर्मल और उसके वेट के अकॉर्डिंग जितना इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग जितना वर्क डन हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए पूछ रहा है आपसे, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यस, ये वैलिड है
लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स कंपलसरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसे इरेज करते हैं, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। So your eighth question is, a heavy box is kept on a smooth inclined plane and is pushed up by a force F acting parallel to the incline, parallel to the plane. Does the work done by the force F as the box goes from A to B depend on how fast the box was moving at A and B? Does the work by the force of gravity depend on this? ये दोनों सिचुएशन हमें प्रूव करनी है। एक हैवी ब्लॉक है जो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है और वो प्लेन पे जितने भी पुश अप फोर्स लग रहे हैं या उस पर जो पुशिंग फोर्स लग रहा है वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लग रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें हमें डज द वर्क डन बाय द फोर्स बॉक्स गोज फ्रॉम ए टू बी डिपेंड ऑन द फास्ट, सॉरी, डिपेंड ऑन हाउ फास्ट द बॉक्स वाज मूविंग एट ए एंड बी। इसकी कंडीशन हमें बनानी है। पहले फिगर हम बनाते हैं। दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन। अभी देखना है कि ये आपका एक बॉक्स है और ये लगा रहा है इस पे नॉर्मल, और ये जाहिर सी बात है कि ये इस पे mg लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें हम कुछ इस तरह की कंडीशन अराइव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसकी मूविंग कंडीशन के साथ साथ इसकी डिस्प्लेसमेंट कंडीशन भी निकालनी है हमें। तो सपोज बॉक्स की यहां से, अगर ये यहां से पुशिंग अप साइड लगेगा तो ये कितना जाएगा, सपोज इस डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और अगर अप साइड जाएगा तो वाई डायरेक्शन, वाई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और ये आपकी टोटल एस मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पर डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगेगा भाई, यहाँ तो mg cos थीटा लग जाएगा, अभी उसकी हमें जरूरत नहीं है, mg sin थीटा लगेगा यहाँ पे। तो वर्क डन निकालते हैं बाय द पुशिंग फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स एफ एच कॉस थीटा। अब एफ एस कॉस थीटा जो है वो वर्क डन, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, पुशिंग फोर्स भी इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन बाय द पुशिंग फोर्स विल बी इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स या एफ डॉट एस, राइट। थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, नो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। ये क्या है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम ग्रेविटी के थ्रू भी वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, और वहां पे भी बॉडी डाउनवर्ड आएगी, थीटा 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो उसका वेट का वर्क डन है, वेट के थ्रू जो वर्क डन है वो इक्वल होगा उस फोर्स के जो फोर्स उसको इंक्लाइन में बॉटम तक लाने में हेल्प कर रहा है, या बॉटम की टुवर्ड्स एफर्ट डाल रहा है लाने में। तो इट विल बी इज इक्वल टू अपोजिट फोर्स के देख लेते हैं, mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अराइव होती हैं। वी कैन नॉट यूज वर्क एनर्जी थ्योरम इन दिस क्वेश्चन। अब समझ में आया क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, वी कांट यूज वर्क एनर्जी थ्योरम बिकॉज in work energy theorem we need all forces for change in kinetic energy ना, हमें सारे फोर्सेस चाहिए काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
हर एक फोर्स को इंडिविजुअल कंसीडर कर रहे हैं, और जो इंडिविजुअल फोर्स होते हैं वो डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड होते हैं। इंडिविजुअल फोर्सेस स्पीड पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी देख लीजिए आप, कोई भी हो, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, ये चीज है। तो इसका आंसर मिल गया आपको, ग्रेविटी डिपेंड ऑन दिस। हमने इसका आंसर नो मिल गया है, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। One person says that potential energy of a particular book kept in an almirah is 20 joule and other says it is 30 joule. Is one of them necessarily wrong? क्या दोनों का रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि दोनों के क्या है आंसर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैटर करता है कि कौन सा ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम पर है, ठीक है। तो ये कितना, कौन एक, क्या अगर एक सही है तो क्या दूसरा गलत है या दोनों गलत है, ये अब देख लेते हैं। सपोज दिस इज योर एल्मीरा और ये प्लेस बॉक्स है, ठीक है, बुक है, बॉक्स है, बुक है, जो भी है, ठीक। अब सपोज यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वर है ये कह रहा है इसके लिए जो एल्मीरा पे बुक रखी है उसका पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है। कितना, 20 जूल ये फील कर पा रहा है, ठीक है। और ये रहा H1, इसके लिए ये रहा H1, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है और इसको 30 जूल फील हो रहा है, इसका है H2। MgH मैटर करता है ना, बुक जब वहां पे प्लेस है आपकी। तो यहाँ पे जो सपोज H2 है वो ग्रेटर देन H1 है, तो MgH2 भी पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस कंडीशन विल बी ग्रेटर देन MgH1, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मानी, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे 0 मानी, और ये ब्लॉक पर जाके दोनों की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो MgH2 is greater than MgH1, this is your 30, this is your 20, तो both observer are right। क्यों है, both observer are right, किसी एक का रॉन्ग होना जरूरी नहीं है, बिकॉज बोथ रेफरेंस आर डिफरेंट। क्या है, दोनों रेफरेंस डिफरेंट, मैंने कहा था पहले ही रेफरेंस मैटर करता है, बिकॉज बोथ रेफरेंस आर डिफरेंट। तो रेफरेंस मैटर करता है क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट होती है, so that's why they both are right। ओके, ऐसे इरेज कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A book is lifted from the floor and is kept in an almirah। One person says that, अच्छा ये हो गया ना, 10th हो गया, अच्छा ये वही क्वेश्चन है। says that the potential energy of the book is increased by 20 joule and another says is one of them necessarily wrong। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। One person is saying that। आई थिंक दोनों बुक इज लिफ्टेड। ओके, अब ये बुक को क्या किया गया है, उठा के रखा गया है। अब अगर बुक को नीचे से ऊपर प्लेस किया गया है या लिफ्ट उठाकर रखा गया है तो क्या कंडीशन अराइव हो रही है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कोई ज्यादा डिफरेंस देखते हैं क्या है। इन द क्वेश्चन टॉक अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, हाँ, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है, वर्क डन बाय यू है, जो हम फोर्स उस पे लगा रहे हैं।
सपोज ये ब्लॉक एम था और इसको एच हाइट पे उठा कर रखा गया ना, ये यहाँ पे रखा गया है। एक ऑब्जर्वर के लिए 30 जूल है, एक ऑब्जर्वर के लिए 20 जूल है, लाइक दिस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दो क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही लग रहा है और फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, फोर्स भी अप साइड लग रहा है, सो थीटा विल बी 0। सो एफ सी एस ये पूरा पूरा वैसे ही आ जाएगा, और फोर्स जो है वो है उसका एम जी, एस है आपका एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड विल बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच इफ हाइट। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, हाँ अगर हाइट फिक्स है, यहाँ पे क्या है, हाइट फिक्स है, सो जो डेल यू की यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, इस तरह से बोथ पर्सन के लिए सेम होगी, तो वन ऑफ देम नेसेसरी रॉन्ग होगा, इसमें से कोई एक क्या है, रॉन्ग है। अब देखिए हाइट तो दी नहीं है कि हम कैलकुलेट करके निकाल लें, बट हाँ हाइट फिक्स है, और अगर हाइट फिक्स है तो एक ही पोटेंशियल एनर्जी कंसिस्ट होगी उस ब्लॉक पे जो उठाकर ऊपर रखा गया है। ठीक है, एच हाइट पे रखा गया है ना। अब यहाँ ऑब्जर्वर मैटर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर जरूर चेंज हो जाएगा। यस इट इज वन ऑफ देम रॉन्ग। उसमें से एक क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हाइट फिक्स है, दैट्स वाई। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। इलेवेंथ क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा, ये दो क्वेश्चन मैं आपको आगे बता देती हूँ।